हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल ऑफ एनी नंबर्स मींस सी प्रोग्रामिंग सीरीज की। इस वीडियो में आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कि किसी भी नंबर की अगर हम टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कोडिंग तो हम उसको प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। टेबल ऑफ एनी नंबर का मींस कि आप किसी भी नंबर का टेबल को प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेबल ऑफ एनी नंबर किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में, जैसे टर्बो और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में। चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, हम कौन सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं? टेबल ऑफ एनी नंबर, यानी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग, किसकी मदद से बनाएंगे हम या किस में बनाएंगे हम? बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे? टेबल ऑफ एनी नंबर बनाएंगे। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से फाइंड आउट करते हैं कि हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें प्रिंट करनी है टेबल ऑफ एनी नंबर, यानी मुझे पूरी टेबल प्रिंट करनी है। तो टेबल कैसे होती है? टेबल कौन सी होती है? जैसे आपने अभी तक पढ़ते आए हैं, 2 1 कितना होता है? 2, 2 1 आर 4, 2 2 4, 2 3 6, डैश इस तरीके से करते आ रहे हैं, 2 10 20। तो हमें क्या करना है? हमें नंबर प्रिंट करने हैं कौन से? जो हमारी टेबल जो आती है उस टेबल को हमें प्रिंट करना है। तो किस तरीके से हमारे पास प्रिंट होके आना चाहिए? 2 4 6 8 10 20 तक। या तो हम जो नंबर प्रिंट कराएंगे वो किस करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट कराएंगे, या फिर हमें कैसे प्रिंट हो जाने चाहिए? वर्टिकल लाइन में, 2 6 8 10 12 14 इस तरीके से 20। बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास दो तरीके से हो सकता है कि हम या तो अपने नंबर्स को किस तरीके से प्रिंट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन में या फिर वर्टिकल लाइन में। और हमें टेबल प्रिंट करनी है कंप्लीट टेबल। तो कंप्लीट टेबल 2 1 से स्टार्ट होती है, मतलब कि 2 1 यानी 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जानी चाहिए? 10 टाइम्स तक जानी चाहिए। तो आज हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा? इस तरीके का प्रोग्राम रहेगा कि आप कोई भी नंबर एंटर करा के क्या करा सकते हो? उसकी टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। अब मुद्दा आता है जो मैं आपको ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूं, जो हम टेबल प्रिंट करा रहे हैं हमें उसमें क्या इनपुट कराना है, क्या आउटपुट कराना है, वो चीज समझते हैं। तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं जिसपे हमें फोकस करना होता है। क्या? कि हमें इनपुट क्या कराना है, हमें कैलकुलेशंस क्या करनी है, और हमें आउटपुट क्या करना है। समझते हैं क्या कि मुझे क्या करना है? टेबल प्रिंट करानी है। टेबल प्रिंट करानी है, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रिंट द टेबल। तो टेबल कैसी होती है? 2 1 2 4 6 8 डॉट कहां तक जाएगा? 20। मैंने फॉर एग्जांपल किसका लिया है? 2 का लिया है, यानी मैं 2 की टेबल प्रिंट करा रहा हूं। तो 2 की टेबल प्रिंट करा रहा हूं तो ध्यान से देखो, इनपुट क्या करना होगा? इनपुट क्या करना होगा कि हमें करना है प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर। ये ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये? एनी नंबर। एनी नंबर कह रहा है, यानी कि आपको किसी भी नंबर का क्या हो जाना चाहिए? जो भी नंबर मैं सिस्टम को दूं वो क्या कर दे? उसकी टेबल प्रिंट कर दे। तो सबसे पहली बात तो ये होगी ना कि मुझे क्या इनपुट कराना होगा? वो नंबर जिसकी आप टेबल चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किसकी टेबल चाहिए, ये किसकी प्रिंट है, किसकी टेबल है? ये है 2 की टेबल। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 3 की टेबल हो जाए तो 3 6 9 30। मैं चाहता हूं कि 5 की टेबल प्रिंट हो जाए तो 5 10 15 50। समझ रहे हैं? तो मुझे क्या इनपुट कराना पड़ रहा है? मुझे इनपुट कराना पड़ रहा है वो नंबर। भाई जिसकी आप टेबल चाहते हो वो नंबर तो एंटर कराना होगा ना। मैं अगर 2 की टेबल चाहता हूं तो मुझे सिस्टम को बताना होगा ना कि मुझे 2 की टेबल चाहिए। तो मुझे उसे बताना पड़ेगा भाई 2 है ये और इसकी टेबल प्रिंट करा दो। उसको कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे ऐसा बताना पड़ेगा कि भाई 5 है ये, मैंने आपको 5 एंटर कराया है, अब मुझे 5 के क्या कर दो? टेबल प्रिंट करके दे दो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? वो नंबर प्रिंट कराना है जिसकी आप टेबल चाहते हैं। तो हमें इनपुट में क्या करना होगा? हमें वो नंबर एंटर कराना होगा जिसकी आप टेबल चाहते हो, जिसकी टेबल आप कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं। नंबर सेकंड पार्ट, अब आता है कैलकुलेशन। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला में अभी जब मैं प्रोग्राम को लिखवाऊंगा अभी बताता हूं कि क्या होने वाला है, उसमें समझते हैं। अब आते हैं बात आउटपुट की। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट मुझे हर बार जो नंबर आ रहे हैं इनको प्रिंट कराना है। क्या कराना है? जो नंबर हमारे कैलकुलेशन होके आ रहे हैं इनको प्रिंट कराना है। तो हमें 3 चीजें पता चल गई। क्या? कि मुझे एक तो नंबर प्रिंट कराना होगा जिस नंबर की मैं टेबल चाहता हूं। सेकंड नंबर पे क्या है कि मुझे फॉर्मूला लगाना होगा उन आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। और नंबर 3 पे क्या है कि जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं तो जो नंबर आ रहा है कैलकुलेशन होकर उस नंबर को मुझे हैंड टू हैंड क्या कराना है?
प्रिंट कराना है। अब ये दो चीज जो है आप सोच रहे होंगे कि ये दो चीज हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों जब आप प्रोग्राम बनाना सीख जाओगे, जब प्रोग्राम पे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी तो आपके माइंड खुद कैच करेगा कि अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, कोई भी प्रोग्राम आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन में एक ही मेथड होता है, वो मुझे अप्लाई करना है, बस कैसे करना है वो समझने वाली बात होती है। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हेडर फाइल्स लिखी है। सबसे पहले क्या आती है? हेडर फाइल्स। अब हम क्या लिखेंगे? डाटा टाइप। डाटा टाइप कैसे लिया है? इंटीजर, क्योंकि टेबल आप किसकी निकालोगे? कंप्लीट नंबर की निकालेंगे, तो इंटीजर। और मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया क्या? एक तो n जो मुझे नंबर एंटर कराना है, और एक मैंने लिया है यहाँ पर i। ठीक है, बाकी अगर कुछ चेंज होगा वो हम प्रोग्राम जब रन कराएंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे क्या किया है? एक मैसेज ड्रॉप किया, प्रिंट एफ क्या? एंटर द नंबर। एंटर द नंबर, कि भाई नंबर एंटर करा दो जो भी आप टेबल चाहते हो। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? स्कैन एफ, की जो नंबर एंटर कराया है उसको हम क्या कराएंगे? रीड करा देंगे, किसमें? एन में। मैं यहाँ पे क्यों जो प्रोग्राम बना रहा हूँ वो किसकी मदद से बना रहा हूँ? व्हाइल लूप की मदद से बना रहा हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम किसकी मदद से है? व्हाइल लूप की मदद से क्या कर रहे हैं? हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है? व्हाइल लूप। क्या लगाएंगे? व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है कि आई जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू है किसके? 10 के। क्यों है अभी रीजन बताऊंगा। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया क्या? एक फॉर्मूला लगाया है कि s इज इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हैं, अब आपकी चॉइस है। मैंने s इज इक्वल टू लिखा है n इंटू आई। s इज इक्वल टू n इंटू आई। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और लेंगे s। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है s नाम से। और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे उसके बाद? s इज इक्वल टू n इंटू आई। और यहाँ पे हम i इज इक्वल टू क्या कर देंगे? i प्लस 1। i इज इक्वल टू i प्लस 1। और प्रिंट करा देंगे हम किसको? प्रिंट कराया है मैंने किसको? s को। और ब्रैकेट बंद, व्हाइल लूप खत्म हुआ। उसके बाद यहां पे क्या आ जाएंगे? गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है फॉर द पर्पस ऑफ टेबल प्रिंटिंग। और ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया है मैंने? टर्बो के लिए, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर है या स्टूडेंट्स हैं, ये उसके लिए प्रोग्राम है। बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम जो हम क्या करते हैं अपनी स्टडीज में सीखते हैं। अब बात आती है कि इस प्रोग्राम को कैसे रन कराएंगे, उसको समझते हैं कि क्या क्या हुआ है इसमें। ये सबसे पहले क्या आती है? हेडर फाइल्स, यानी कि हमें ये 4 लाइन तो हमें हर एक पार्ट में लिखनी ही होती है, हर प्रोग्राम में लिखनी ही होती है। तो ये क्या है? हेडर फाइल है। हेडर फाइल का काम क्या होता है? हेडर फाइल का काम होता है कि जो भी आपने यहाँ पे फंक्शंस यूज किए हैं, जो भी आपने डाटा टाइप, इंटीजर, कीवर्ड जो भी यूज किए हैं, उन सबकी लाइब्रेरीज कहाँ सेव होती है? इन हेडर फाइल्स में सेव होती है। मींस जिसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। कोई भी फंक्शन क्या काम करेगा उसके डिक्लेयर कहाँ किया गया है? इन लाइब्रेरीज में डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आते हैं वॉइड मेन। और हमने यहाँ पे क्या किया है? मेन से यानी कि एक लूप स्टार्ट कर दिया जिसे हम प्रोग्राम लिखते हैं। और यहाँ लिखा है डाटा टाइप इंट। इंट जैसे ही आएगा तो वो समझ जाएगा कि क्या करना है उसको? इंटीजर डाटा टाइप के, इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, एन, आई और एस। तो एन, आई और एस, उसे 3 वेरिएबल क्रिएट किए। कौन सा डाटा टाइप के? इंटीजर डाटा टाइप के। दैट मींस अब हम जो इन वेरिएबल्स में सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? कंप्लीट वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर, इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं। पॉइंट्स वाले नंबर को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो आई में मैंने पहले से दे दिया है, यहाँ पे कितनी वैल्यू स्टोर कराई है? 1। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम जब प्रोग्राम हम बना लेते हैं, तो प्रोग्राम जब हम टर्बो पे बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? कंपाइल और रन कराते हैं, जिसको हम शॉर्टकट की कहते हैं कंट्रोल प्लस F9। यानी कंट्रोल हम प्रेस करेंगे और उसके बाद F9 प्रेस करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो चेक करेगा क्या उसमें कोई एरर है। अगर एरर है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो कर जाएंगी, और अगर एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा? हैंड टू हैंड रन हो जाएगा, जिससे आपकी आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। तो जब मैं अपना कंट्रोल F9 करूंगा तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? एंटर द नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने इस लाइन के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया है? एक मैसेज ड्रॉप किया है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है कि आपने इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ये मैसेज नहीं लिखता हूं तो क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैंक आती है, और ब्लैंक आती है तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किस टाइम पर क्या वैल्यू एंटर करानी है। तो जब भी आप इनपुट कराएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा? आपको पता चलेगा कि किस टाइम पर क्या वैल्यूज एंटर करानी है। तो मैंने जैसे रन कराया तो मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर द नंबर।
जैसे ही मुझे एंटर द नंबर में पढ़ूंगा मैं समझ जाऊंगा मुझे नंबर एंटर कराना है। तो जिसका भी मुझे टेबल प्रिंट करानी है, जिस नंबर की भी मुझे टेबल प्रिंट करानी है, मैं उसका क्या कराऊंगा, यहाँ पर नंबर एंटर करा दूंगा। तो मैंने मान लेते हैं कि एन में कितना एंटर करा दिया, 2 एंटर कराया। ठीक है, 2 एंटर कराया है। तो हमारे पास जो नंबर है वो जो मैंने एंटर कराया है कहाँ स्टोर हो गया, एन में। तो इसलिए एन में क्या वैल्यू सेव हो जाएगी, 2 सेव हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं व्हाइल लूप पर। हम जो आज टेबल बना रहे हैं वो किसकी मदद से बना रहे हैं, व्हाइल लूप से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं किस पे बनाऊंगा टेबल को, फॉर लूप से। फिर हम किस पे बात करेंगे, डू व्हाइल लूप से। मींस मैं एक ही प्रोग्राम को तीनों लूप से इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि हम किस प्रोग्राम को किससे बनाएं, कौन से लूप से बनाएंगे जो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, बात हमारी है कॉन्सेप्ट समझने की, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है मैंने आई जो है वो लेस देन है 10 से। अब बात समझने वाली बात है, क्या मैंने ये ही कंडीशन क्यों लगाई, आई क्यों लिखा है, एन क्यों नहीं लिखा, या कुछ और क्यों नहीं लिया है। अब बात समझते हैं। जब हम टेबल देखते हैं तो टेबल क्या होती है, 2 1 आर कितना होता है, 2 2 2 आर कितना होता है, 4, यानी 2 3 कितने होते हैं, 6, 2 into 4 कितना होता है, 8। इसी तरीके से चलता है प्रोसेस। और यहाँ पर क्या आता है, 2 into 10 कितने होते हैं, 20। बात समझ रहे हैं, ये हमारी टेबल है, एग्जैक्ट टेबल, अगर हम देखें जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें एक चीज देखो क्या कॉमन है, इसमें देखो 2 जो है वो स्टार्टिंग में वो सब में कॉमन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको मैं देखो चेंज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना क्या समझा रहा हूं। 2 क्या है, 2 मैंने पहले ही एंटर करा चुका था। 2 क्या है, मेरा वो नंबर है जो किस में स्टोर है, एन में स्टोर है, ये एन में ही स्टोर है, मैंने एन में स्टोर कराया है। अगर मैं मान लो 3 के टेबल चाहूंगा तो मैं 3 स्टोर कराऊंगा एन में। यहाँ पे शुरू में नंबर दे रहे थे, हम एंटर करा रहे हैं। तो 2 क्या है, वो नंबर है जो एन में स्टोर है, तो मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ गया, मल्टीप्लाई। अब 1 2 3 4 देखो ध्यान से देखो, यहाँ तो 2 2 चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो नंबर है ये देखो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 फिर 10, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसीलिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वो वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होगा जो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और कहां पर जाना होगा उसको, 10 तक जाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो आई क्यों लिया है, एक वेरिएबल ले लिया आई, और जो कहां से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है। तो इसलिए यहां पे क्या लिखूंगा मैं, आई। क्यों, क्योंकि मैंने आई इज इक्वल टू क्या माना है, 1 माना है। तो मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया है, अब कहां तक जाना है, 10 तक जाना है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा कि जो आई है वो कहां से है, यानी 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। यहां इसलिए मैंने क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है 10। समझ रहे हो बात को, आई यानी जो वेरिएबल आप यहाँ मान रहे हो, जिसको आप बढ़ाओगे वही यहाँ पे आएगा। अभी मैं कंडीशन चेक करूंगा तो और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आई कैसे लिखा गया है। तो दैट मीन्स समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये, यहाँ पे मैंने इस जो वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है इसको क्या माना है, आई माना है। तो इसलिए आई की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी, 1, तो मैंने यहाँ क्या मानी, 1 मानी है। बात समझ में आ गई। अब देखो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों, क्योंकि मैंने 2 की जगह n लिखा है, आई के 1 की जगह आई लिखा है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई है तो इक्वल टू में क्या आया है, 2। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इक्वल टू में मैंने इसको क्या मान दिया, एस मान लिया है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि हम नंबर प्रिंट नहीं कराते डायरेक्ट, हम क्या कराते हैं, वेरिएबल की मदद से नंबर प्रिंट कराते हैं। यानी कि जो भी नंबर आ रहा है उसको मैं कहाँ स्टोर कर लूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर क्यों करूंगा और उसको प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ जो नंबर आया है इन दोनों के मल्टीप्लाई करके मैंने उसको क्या कर दिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करा दूंगा। तो दैट्स वाई देखो मैंने क्या किया है, x लिखा, इजिकल टू लगाया, और इजिकल टू मैंने n इंटू आई, इन दोनों का फॉर्मूला लगा दिया। बात समझ में आ गई, कहां से आया है ये फॉर्मूला, मैंने यहाँ से बताया है। तो n इंटू आई आ गया। अब क्योंकि i बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना कितना और इंक्रीज हो रहा है, एक एक नंबर। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक एक करके बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने i की वैल्यू क्या कर दी, एक नंबर बढ़ा दी। तो फॉर्मूला लगा दिया i इजिकल टू आई प्लस 1। उसके बाद देखो जो ये आउटपुट आ रही है दोनों की मल्टीप्लाई होकर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर मैंने ये किसको सेव किया है, एस में सेव किया है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कराया है किसको, एस को प्रिंट कराया है। तो ये लॉजिक समझ में आया होगा, आई होप मैंने क्यों और कहां पर लगाया है, कैसे लगाया है, इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अब हम प्रोग्राम रन कराते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं व्हाइल लूप पे आएगा, i इज लेस देन इक्वल टू 10। i में हमारी वैल्यू कितनी है, i में है हमारे पास 1, और यहाँ क्या लिखा है 10। अब ध्यान से देखो, क्या 1 10 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है, 1 10 से लेस देन है। व्हाइल लूप क्या होता था, व्हाइल लूप होता था कि अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप में एंटर कर जाएगा।
लूप में एंटर कर जाएगा मतलब ये जो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और जहां करली ब्रैकेट बंद होता है इसको बोलते हैं लूप। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इस लूप में एंटर कर जाएगा, लेकिन इस लूप से बाहर तब निकलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, इसीलिए तो लूप बोला गया है। लूप का मतलब क्या होता है, एक ही जगह घूमते रहना। तो ये इसी में घूमता रहेगा कब तक, जब तक ये कंडीशन कैसी ना हो जाएगी, फॉल्स नहीं हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस लूप से बाहर निकल जाएगा, कहां आ जाएगा, गेट CH पे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब करते हैं i इज इक्वल टू कितना है 1, यहाँ क्या लिखा है 10, क्या 1 10 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। अंदर आएंगे, लूप में एंटर करेंगे, s इज इक्वल टू n में कितनी वैल्यू है, n में हमने क्या स्टोर कराया है, n में कराया है 2, तो n में कितना है हमारे पास 2 इंटू का साइन। i में कितनी वैल्यू है, अभी तक ऊपर से आई थी 1, तो i में कितनी वैल्यू है 1। 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 1 कितना होता है 2। तो सीधी सी बात है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा, क्या आया है 2, वो कहां स्टोर हो जाएगा, s में स्टोर हो जाएगा। यही तो मतलब होता है। ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइन ऑपरेटर है। असाइन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जो भी लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू लिखी है उसे कहां भेज दो, राइट साइड में भेज दो। ये मैंने आपको बहुत कई बार समझाया है कि यहाँ पे जो भी लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू लिखी है कहां पहुंच जाती है, राइट साइड में पहुंच जाती है। किसकी मदद से, असाइन ऑपरेटर की मदद से। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होके जो वैल्यू आई है वो कहां स्टोर हो गई, s में। तो n में कितना था 2, i में कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, s में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 2। नेक्स्ट लाइन पाएंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, i में कितनी वैल्यू है 1 पहले से, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब अब i में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई 2, पहले कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 2। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, अब वो प्रिंट कराएगा किसको, s को। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि भाई प्रिंट करनी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कुछ लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है %d। %d का मतलब क्या होता है कि %d किसको डिनोट करता है, इंटीजर को। तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, %d का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, लेकिन किसकी करनी है, s की। यानी यहां जो लिखा है उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। s में कितना स्टोर है 2, तो दैट मींस क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, 2 प्रिंट हो जाएगा। समझ गए, क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब आते हैं फिर से, अब वो यहां से क्या होगा, क्योंकि बाहर निकलना है लेकिन कंडीशन फॉल्स करनी है, तो वो वापस कहां पहुंच जाएगा, फिर से ऊपर। कहां पहुंच गया, फिर से ऊपर। अब i में कितनी वैल्यू है हमारे पास 2, तो 1 की जगह कितना हो जाएगा 2। ठीक है, i की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्या 2 10 से लेस देन है, छोटा है, हाँ है। कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से एंटर करेगा, अंदर आएगा लूप में। और यहाँ पे n में कितनी वैल्यू है, n में हमारे पास तो 2 ही रहेगा ना, n में कोई चेंज कोई किया है, तो n की वैल्यू कितनी है 2। i में कितनी वैल्यू हो गई, अब i की वैल्यू हो गई 2। 2 2 से कितने होते हैं 4, 2 2 से 4। नेक्स्ट लाइन पाएंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, i में पहली वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस 1 कितना होते हैं 3। यहाँ आएंगे, प्रिंट करना है %d, यानी s की वैल्यू प्रिंट करनी है। s में कितनी वैल्यू स्टोर है 4, तो प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू को, 4 की। लेकिन कहां होगी, ये ध्यान रखना, कहां प्रिंट होगी, जस्ट इसके बराबर में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ और चीज करी ही नहीं है। तो पहले नंबर जो वैल्यू प्रिंट हुई थी उसके जस्ट बराबर में कैसी वैल्यू प्रिंट होगी, 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे i कितना हो चुका होगा 3, क्योंकि i में कितना था 3 क्या लेस देन है 10 से, हाँ 3 10 से लेस देन है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू। फिर से लूप में एंटर करेंगे, यहाँ पाएंगे i की वैल्यू कितनी है 2, i की वैल्यू कितनी हो गई है, i की वैल्यू है 3। 2 3 से कितने होते हैं, 2 3 से 6। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i में कितनी है 3, कितनी वैल्यू है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4। यहाँ आएंगे, प्रिंट करना है s की वैल्यू, s में कितनी वैल्यू है मेरे पास 6, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 6। 4 के जस्ट बाद क्या प्रिंट हो जाएगा 6। उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे, अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4, क्या 4 10 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर n में कितनी है 2, i में कितना वैल्यू है मेरे पास 4, 2 4 से कितने होते हैं 8। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, i कितना है 4, i है 4, 4 प्लस 1 कितने होते हैं 5। नेक्स्ट लाइन पाएंगे, प्रिंट करनी है s की वैल्यू, s में क्या है हमारे पास 8, तो प्रिंट क्या हो जाएगा हमारे पास 8। फिर से ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे i कितनी हो चुका है 5 हुआ है, तो क्या 5 10 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन ट्रू हुई, फिर एंटर करेगा लूप में। यहाँ आएगा n में कितना है 2, i में कितना है हमारे पास 5, 2 5 से कितने होते हैं 10। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पाएंगे, i में कितनी वैल्यू है हमारे पास 5, 5 प्लस 1 कितना होता है 6।
प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। एस में कितना है हमारे पास 10। फिर से लूप में ऊपर जाएंगे, आई में कितनी हो चुकी है 6। 6 10 से छोटा है, हाँ है, लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर अंदर आएंगे लूप में, एन में है 2, आई में कितनी वैल्यू है 6। 2 6 कितने होते हैं 12। फिर यहाँ पाएंगे आई में कितनी वैल्यू है 6, आई में कितनी हो चुकी थी 6। 6 + 1 अब कितना हो चुका 7। यहाँ आएंगे प्रिंट पे, प्रिंट पे करेगा एस की वैल्यू, एस में कितना स्टोर है 12, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 12। फिर से ऊपर जाएंगे, अब आई में कितना हो चुका है 7, यहाँ पे 7 है ना। 7 10 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है, कंडीशन कैसी हो जाएगी ट्रू। फिर से अंदर आएंगे, यहाँ पर एन में कितना है 2, आई में कितना है हमारे पास 7। 2 7 से कितने होते हैं 14। फिर आई कितना हो जाएगा, आई में है 7, 7 + 1, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। प्रिंट करनी है अब किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। एस में क्या है 14, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 14। अब फिर से ऊपर जाएंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं हुई अभी तक। फिर से ऊपर आएंगे, आई में कितनी वैल्यू हो चुकी थी अब की बार 8। क्या 8 10 से लेस देन है, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर लूप में एंटर करेंगे, एन में कितना है 2, आई में कितना है हमारे पास 8। 2 8 से कितने होते हैं 16। फिर नेक्स्ट लाइन पाएंगे, आई कितना है हमारे पास 8, पहले से 8 था, 8 + 1 अब कितना हो चुका होगा 9। फिर प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू। एस में कितना स्टोर है 16, तो प्रिंट कर देंगे 16। फिर से ऊपर आएंगे क्योंकि कंडीशन ट्रू है अभी फॉल्स नहीं हुई है, तो ऊपर आएंगे 8 में कितना है हमारे पास 9। क्या 9 10 से छोटा है, लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर लूप में एंटर करेंगे, एन में है 2, आई में कितना है अब की बार 9। 2 9 से कितने होते हैं 18। फिर यहाँ पाएंगे आई + 1, आई है 9, 9 + 1 कितने होते हैं 10। फिर यहाँ पाएंगे प्रिंट करना है एस की वैल्यू, एस में कितना स्टोर है 18, तो क्या हो जाएगा 18 प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऊपर आएंगे लूप से, अब आई कितना हो चुका है 10, यहाँ लास्ट क्या है 10। अब ध्यान से चेक करो, क्या 10 10 से छोटा है, लेस देन है, नहीं। अब की बार कंडीशन थोड़ी फॉल्स हो गई, क्यों, क्योंकि 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के बराबर है, इक्वल है, लेस देन नहीं है। अगर लेस देन नहीं है तो यहाँ पे देखो 2 ऑपरेटर लगाए हुए हैं, एक तो लेस देन का और एक इक्वल टू का। इसे बोलते हैं, इसका ऑपरेटर का नाम क्या है, लेस देन इक्वल टू। क्या होता है कि अगर हमारा पहला ऑपरेटर काम नहीं करता है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसकी, तो फिर कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, सेकंड ऑपरेटर काम करता है। कब करता है, जब पहला ऑपरेटर क्या करना हो जाएगा, कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाएगी, वो काम करना बंद कर दे। तो जब 10 10 से छोटा नहीं है, कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स, यानी इसने काम करना बंद कर दिया। अब कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, उसके आगे वाला, इसको क्या बोलते हैं इक्वल। तो अब चेक करेगा क्या 10 10 के बराबर है, इक्वल है, हाँ भाई 10 10 के इक्वल है, बराबर है। अब फिर से कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई है। ट्रू हो गई है तो अब फिर से लूप में एंटर करेगा, और यहाँ एन में कितना है 2, और आई में कितना हो चुका है, आई में है हमारे पास लास्ट वैल्यू 10। क्या 2 10 से कितने होते हैं 20। फिर से ये नेक्स्ट टाइम पाएंगे, आई कितना हो चुका है होगा 10, 10 + 1 कितना होता है 11। प्रिंट करनी है एस की वैल्यू, एस में कितना स्टोर हुआ है लास्ट 20, तो प्रिंट क्या कर देगा 20। ठीक है, फिर से ऊपर आएंगे, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11। अब यहाँ चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा है, लेस देन है, नहीं। 11 10 से लेस देन नहीं है, कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। अब जब क्योंकि पहला ऑपरेटर काम करना बंद कर दिया है, तो अब कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, उसके साथ वाला। तो यहाँ कौन सा है इक्वल टू का। अब चेक करेगा क्या 11 10 के इक्वल है, क्या 11 10 के इक्वल है, ध्यान से देखो, नहीं। 11 10 के इक्वल भी नहीं है, तो अब भी कंडीशन कैसी है फॉल्स है। कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स, यही तो ये चाहता था। तो व्हाइल लूप में अब कंडीशन कैसी हो गई है फॉल्स, क्यों, क्योंकि 11 ना तो 10 से छोटा है, ना ही उसके बराबर है, तो कंडीशन कैसी हो गई है फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप को छोड़ देता है और कहां पहुंच जाएगा, बाहर पहुंच जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, यानी इस लूप से कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो अब कहां पर आएगा, गेट सीएच पे। गेट सीएच का काम क्या होता है, क्या बताया था मैंने कि जब हम टर्बो पे काम करते हैं तो टर्बो में समस्या क्या आती है कि कंप्यूटर की स्क्रीन क्या होती है, रन कराने के बाद तुरंत भाग जाती है, हमें आउटपुट दिखाई ही नहीं देगी, ना देखने का मौका मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमारा आउटपुट कम से कम शो तो करना चाहिए, ताकि हम देख तो लें कि हमने क्या बनाया है। तो इसलिए क्या करते हैं, गेट सीएच लगाते हैं। गेट सीएच का काम क्या होता है कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, ताकि आप अपने आउटपुट को चेक कर सकें। तो इस गेट सीएच की मदद से क्या मिल जाएगा आपको, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, ये नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, हमारी टेबल प्रिंट हो चुकी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 टेबल प्रिंट हो गई है।
बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? अब अगर आप देखो तो ये जो है ये नंबर आपस में थोड़ा सा एक साथ कंबाइन होके आएंगे, यानी 2 के बाद जस्ट 4 लिखा होगा, 4 के जस्ट बाद 6 लिखा होगा, तो समझ में नहीं आएगा कि यार ये नंबर हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। हम चाहते हैं थोड़ा गैप होके आए। कैसे? मैं चाहता हूं कि पहले 2 प्रिंट हो जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप आए, फिर 4 प्रिंट हो जाए, फिर गैप आए, 6 हो, फिर गैप 8 10, इस तरीके से मेरे पास गैप के साथ आए, ताकि मैं देखो दूर से जब देखूंगा इसको तो मुझे अलग दिखाई दे जाएगा, हाँ ये 2 की टेबल है, 2 4 6 8 10 20। इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल रहा है? इसमें जो नंबर है वो आपस में मिलकर लिखे हुए हैं, एक दूसरे के पास लिखे हुए हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है ये 24 है, ऐसा लग रहा है ये 46 है, लेकिन ये क्या है? कायदे में एक नंबर्स है। नंबर कौन से है? टेबल है। तो मैं चाहता हूं कि टेबल के तरीके से लगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं इनके बीच में गैप आ जाए। तो वो गैप कैसे आएगा? आप कर सकते हो क्या? देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं, कि आप जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद, इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्पेस लगाएंगे। इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का काम क्या होता है? स्पेस को दिखाना। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे तो आप स्पेस आराम से दिखा सकते हो, लेकिन हम जब कॉपी पे लिखते हैं तो स्पेस को कैसे दिखाएंगे? तो जब कॉपी पे लिखते हैं तो स्पेस को दिखाया जाता है अंडर स्कोर से। तो मैंने अंडर स्कोर लगाया है, और उसके बाद यहाँ पे अब लगा दिया मैंने %d और s और कॉमा। तो अब इससे क्या फायदा होगा कि देखो स्टार्टिंग से अगर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें, तो जब कंडीशन क्या थी? 2, कंडीशन कितनी थी? 2 थी। 2, हाँ, ये कंडीशन क्या थी? जब 1 थी। तो जब 1 थी तो 1 10 से छोटा था, तो यहाँ i में कितनी वैल्यू थी हमारे पास? 2, और i में कितनी थी? 1। तो 2 1 सा क्या आया था? 2। तो जब 2 आया था तो 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 4 आया था, सर्किल घूमा था, हमने कंडीशन चेक की थी तो 4 आया था ना। तो जब 4 आया था, तो जब यहाँ पे मान लो प्रिंट वाली लाइन पाएंगे, और i में कितनी, इसमें s में कितना है? 4 है, 4 प्रिंट करना है हमें, तो क्या होगा कि इसमें आएगा। और मैंने बताया था इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो प्रिंट होता है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर एंटर करेगा, सबसे पहले क्या मिल गया उसे? स्पेस ही मिल गया। तो सबसे पहले 2 के बाद जैसे यहाँ 4 प्रिंट हुआ था, तो 2 के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है? स्पेस दिया है पहले। तो 2 के बाद पहले क्या आएगा? स्पेस आएगा। 2 के बाद पहले क्या आएगा? स्पेस। और स्पेस के बाद क्या लिखा है? %d। %d का मैंने मतलब बताया था, %d जहां लिखा होगा ठीक उसी जगह पे क्या होगा? नंबर प्रिंट होगा। कौन सा नंबर प्रिंट होगा? जो आपने प्रिंट कराया है। तो स्पेस है, स्पेस आ गया। स्पेस के बाद तुरंत बाद क्या लिखा है? %d। तो स्पेस के तुरंत बाद क्या आना है? %d की जगह पे ठीक क्या आता है? नंबर आएगा, जो नंबर है। कौन सा नंबर है? जो s में स्टोर है, क्योंकि आपने प्रिंट किसको कराया है? s को कराया है। तो s में जो नंबर इस टाइम स्टोर होगा वो %d की जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो %d की जगह पे क्या आ गया? 4 आया है। उसके बाद क्या है? फिर 6 लिखा है, तो सेम इस तरीके से ऊपर से सर्किल घूम के आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर प्रिंट करना होगा जब 6 उसको, तो पहले लूप एंटर करेगा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ लिखा है वो प्रिंट करेगा। तो पहले 4 के बाद क्या प्रिंट होगा? अंडरस्कोर, यानी कि स्पेस। स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या आएगा? %d, यानी s में जो नंबर स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा कहां पर? %d की जगह पर। तो कितना होगा उस टाइम पर? 6 होगा। तो यहाँ 6 आ गया। फिर दोबारा से जब 8 होगा, नंबर प्रिंट होना होगा, तो फिर से वापस आएगा यहाँ पर। फिर से पहले क्या होगा? 6 के बाद पहले ये प्रिंट होगा अंडरस्कोर, यानी कि स्पेस। स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद ऐसे में जो नंबर स्टोर है कितना है? 8, तो वो प्रिंट हो जाएगा कहां पर? %d की जगह पर। तो अंडरस्कोर के जस्ट तुरंत बाद क्या प्रिंट हो जाएगा? 8। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जितना स्पेस दिया है, 1 या 2 जितने भी स्पेस दिए हैं, वो सारे स्पेस कहां पर आ जाएंगे? इन नंबरों के साथ प्रिंट होते चले जाएंगे। मतलब जब भी आपका नंबर प्रिंट होना होगा उससे पहले पहले क्या होगा? जो आपने यहाँ लिखा है वो प्रिंट होगा। ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए हैं, तो उनमें मैंने सब में यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे मैंने सीरीज में लिखा था सीरीज, मैंने प्रोडक्ट में लिखा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो मैंने हर बार हर तरीके से बताया है कि यहाँ पे किस तरीके से आता है। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आप %d से पहले और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी यहाँ लिखोगे वो ही यहाँ पे प्रिंट होता चला जाएगा। इतना समझ सकते हो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो प्रिंट होता है। और कैसे प्रिंट होता है? इधर से शुरू होता है और ऐसे प्रिंट होता हुआ जाता है। तो यहाँ पे मान लो अगर मैंने दो स्पेस लगाए होते, तो पहले क्या आएंगे? यहाँ पे 2 स्पेस जाएंगे और उसके बाद वो नंबर प्रिंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे पहले 2 स्पेस आएंगे और उसके बाद फिर नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब तो ये प्रोग्राम हमारा टेबल का प्रोग्राम है। आप किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करा सकते हैं। ये मैंने 2 की नंबर की प्रिंट कराई है। अब आप चाहते हो, अगर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये जो नंबर है ये इस तरीके से ना आके अब किस तरीके से प्रिंट हुआ हमारे सामने,
हम चाहते हैं कि ये एक के बाद एक नंबर यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में प्रिंट हो, इस तरीके से 2 4 6 8 10 इस तरीके से आपके पास इस तरीके से आए। अगर आप इन्हें वर्टिकल लाइन में लाना चाहते हैं तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए है। वर्टिकल लाइन में कैसे आएंगे कि आप %d से पहले क्या लगा देंगे, \n। क्या बोलेंगे इसको, \n। जैसे ही आपने \n लगाया तो \n का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बच्चों कि आपका जो कर्सर है, जैसे यहाँ 2 प्रिंट हुआ था तो 2 के बाद कर्सर यहाँ रुका हुआ होगा। जब नया नंबर आता है तो वो यही प्रिंट होता है। हमने अभी सीरीज सीखी है, 2 के बाद 4 प्रिंट हुआ था, फिर 6 प्रिंट हुआ था। तो इसका मतलब क्या था कि 2 के बाद कर्सर कहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया। जब लूप ऊपर से घूम के आएगा उसे प्रिंट का ऑर्डर दोबारा से मिलेगा कि प्रिंट करनी है वैल्यू, तो वो कहाँ कर देगा, यहाँ पर। तो 4 आ गया, फिर उस दोबारा से कर्सर कहाँ रुक गया, यहाँ पर रुक गया था। फिर दोबारा से ऊपर से आएगा और उसे फिर से ऑर्डर मिलेगा कि प्रिंट करना है एस की वैल्यू, तो फिर वो प्रिंट करता था 6 यहाँ पर। समझ रहे हो? तो कर्सर कहाँ रहता है, हमेशा कर्सर बराबर में ही चलता है उसके। अब हम चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं कि नीचे आए वैल्यू, तो हम क्या कर देते हैं, \n यूज कर देते हैं %d से पहले। तो जैसे ही 2 प्रिंट हुआ तो 2 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, अब जब वो दोबारा से प्रिंट करने के लिए दोबारा से लूप में आएगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है प्रिंट होना है। तो कर्सर अभी कहां पर है, यहां पर है। समझ रहे हो, कर्सर कहां है, 2 के बराबर में। जैसे ही \n पड़ेगा तो \n का मतलब क्या होता है कि कर्सर को क्या कर दो, नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा दो। तो कर्सर कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच गया, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं इसको, कहां पहुंच गया, नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि \n का मतलब क्या, \n का मतलब क्या था कि कर्सर जो बराबर में लिखा था वो कहां पहुंचा दिया उसने, नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाया। अब आगे आएगा %d का मतलब क्या होता है कि नंबर प्रिंट करना है। कौन सा नंबर, जो एस में स्टोर है। तो एस में क्या स्टोर है आपकी बात, 2 के बाद क्या स्टोर होगा, 4। तो अब वो %d की जगह पे क्या प्रिंट कर देगा, नंबर प्रिंट करेगा। तो कर्सर कहां है, नेक्स्ट लाइन पे है, तो इसीलिए क्या होगा, हमारा नंबर प्रिंट यहां पर हो जाएगा। फिर दोबारा से कर्सर कहां है, इस टाइम यहीं रह गया होगा इसके पास में। फिर दोबारा ऊपर आएगा, फिर से प्रिंट में एंटर करेगा, दोबारा से लूप ऊपर से घूम के आएगा। फिर लिखा है पहले \n लिखा है, इसका मतलब जो कर्सर जो बराबर में है फिर से वो कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे पहुंचेगा तो फिर से %d यानी नंबर प्रिंट करना है किसका, s का। s में कितना होगा, 6। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 6। फिर दोबारा से ऊपर से आएंगे, फिर कर्सर कहां होगा, बराबर में। फिर \n आएगा, क्या कर देगा, उसको दोबारा से नेक्स्ट लाइन पे पहुंचाएगा। अब क्या होगा, %d यानी ऐसे में जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है, तो क्या होगी यहाँ पर 8। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आ सकते हो। तो आज आपको एक नई चीज मिली है क्या, कि हमें अगर कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है, ऊपर नहीं प्रिंट करना चाहते, उसके नीचे प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करोगे, \n। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा किस प्रोग्राम के लिए है, ये बन गया है हमारे टर्बो के लिए। कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन कंपाइलर पे काम कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा एक प्रोग्राम को मॉडिफाई चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, मैंने बताया था कि अगर टर्बो के अलावा आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पर, तो आपको getch की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टर्बो ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी स्क्रीन भाग जाती है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि यहाँ पे आपने प्रोग्राम बनाया है तो उसके बराबर में ही आपके आउटपुट शो कर जाती है। तो आपको जब बराबर में ही आउटपुट मिल रही है तो क्या आपको स्क्रीन भागने की जरूरत पड़ेगी, उसमें नहीं भागेगी। तो आपको पकड़ने की यानी उसको होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, getch का यूज नहीं करते हैं और क्या लगाते हैं यहाँ पर, रिटर्न लगाते हैं, रिटर्न 0 लगाया है। तो जब रिटर्न यूज करते हैं तो रिटर्न के साथ हमेशा क्या आता है, इंट आता है। इंट क्या आता है, इंट आता है। अब क्योंकि इंट लगाया है और रिटर्न लगाया है तो इसलिए यहाँ पे हम conio.h की हेडर फाइल नहीं लगाते, क्योंकि conio.h सिर्फ क्यों यूज कर रहा हूँ, getch के लिए, क्योंकि getch की जो लाइब्रेरी होती है, जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, वो कहां से होता है, conio.h में। तो अब ये प्रोग्राम हमारा किसके लिए रेडी है, ऑनलाइन कंपाइलर के लिए या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, टर्बो के अलावा ये किसी भी सॉफ्टवेयर पर रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था किसके लिए, टेबल ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग व्हाइल लूप। अब देखो एक चीज और है कि आप इसमें किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। मैंने 2 एंटर कराया है। अब आप यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे मान लो आप चाहते हैं कि किसी और नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आएगा मैसेज एंटर द नंबर। जब आप इसको रन कराएंगे तो आप आपकी बार क्या कर सकते हो कि एंटर द नंबर में 2 की जगह क्या करा सकते हो, जो नंबर आप प्रिंट कराना चाहते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 एंटर हो जाएगा। फिर आई में वही वैल्यू रहेगी, फॉर्मूला यही रहेगा। एन में क्या है आपकी बार, एन में हमारे पास कितना है, एन में हमारे पास है 5 इंटू आएगा, और आई में कितनी वैल्यू है 1।
तो जो प्रोसेस मैंने 2 के लिए चला रहा था, 2 into 1 करके 2 आया, 2 into 2 करके 4 आया है, अब यहाँ पे n की जगह क्या चलेगा 5, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी सेम। तो इसलिए ये प्रोग्राम मैंने किसके लिए बनाया है, ये प्रोग्राम है हमारा यूजर डिफाइंड प्रोग्राम, जिसमें यूजर क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है और हर बार अपनी वैल्यूज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो आई होप आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टेबल समझ में आया होगा कि हम किसी भी टेबल को कैसे प्रिंट करा सकते हैं व्हाइल लूप की मदद से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि वे भी व्हाइल लूप के जरिए से टेबल को प्रिंट करना सीख सकें। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सी प्रोग्रामिंग सीरीज की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेबल को कैसे प्रिंट कराएंगे बाय द यूजिंग ऑफ फॉर लूप, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।